बिल क्या होता है? किस बिल को मनी बिल कहा जाता है? मनी बिल को पास होने की क्या-क्या प्रोसेस है? राष्ट्रपति के पास क्या-क्या वीटो पावर है? और यूनियन बजट क्या होता है और किन-किन सिद्धांतों पर इसका निर्माण होता है? और इन सब की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। भारत का संविधान की चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले वाला वीडियो हमने बात की लोकसभा और राज्यसभा की, और आज हम बात करेंगे मनी बिल, प्रेसिडेंट का वीटो पावर और यूनियन बजट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 110 में मनी बिल की चर्चा की गई है। कोई बिल मनी बिल तभी माना जाएगा जब इस तरह की चर्चा हो, जैसे कर लगाना या कर हटाना, भारत सरकार द्वारा ऋण लेना या गारंटी देना। तीसरा, भारत संचित निधि मतलब एक्युमुलेटेड फंड या इमरजेंसी फंड से धन निकालना या भुगतान करना। चौथा, भारत की संचित निधि को किसी कार्य में लगाना। पांचवा, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर एक्सपेंडिचर घोषित करना और इस तरह के खर्च को बढ़ाना। कुल मिलाकर धन विधेयक संघ की आय व्यय निधियों का हिसाब किताब और उसके जांच पड़ताल से संबंधित होता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। मनी बिल केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा अपनी सिफारिश सहित यह बिल को 14 दिनों के भीतर लोकसभा में वापस भेज देता है। अब ये लोकसभा पर निर्भर करता है कि राज्यसभा की सिफारिश को माने या ना माने। यदि राज्यसभा इस बिल को 14 दिनों के भीतर पारित नहीं करता है तो उसके पश्चात ये बिल उसी भांति पारित माना जाएगा जब लोकसभा में जैसे ये पारित हुआ था। और जब दोनों सदनों में पारित हो गया उसके बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 111 की। जब दोनों सदनों से बिल पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि वो उस बिल को पास करे या अपने पास सुरक्षित रखे। यदि राष्ट्रपति इस बिल पर सहमति देते हैं तो इस बिल को फिर से संसद में पुनर्विचार करने के लिए भेजा जाएगा, और अगर फिर से संसद इसे पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को इस बार हस्ताक्षर करने ही होंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर की। राष्ट्रपति के पास 3 तरह का वीटो पावर होता है, जिसमें से पहला है आत्यंतिक वीटो, जिसे हम एब्सोल्यूट वीटो के नाम से जानते हैं। इसका संबंध राष्ट्रपति के उस शक्ति से है जब संसद द्वारा कोई बिल पारित होता है और राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास सुरक्षित रखता है और इस तरह से ये बिल समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। इसे 2 स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। पहला, जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि यह बिल गैर सरकारी या निजी बिल है। दूसरा, जब राष्ट्रपति के अनुमति मिलने के पहले ही मंत्रिमंडल का विघटन हो जाए और नया मंत्रिमंडल उस बिल पर सहमति ना दे और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए मना करे। दूसरा, निलंबनकारी वीटो, जिसे हम सस्पेंशन वीटो के नाम से जानते हैं। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है जब वह किसी बिल को संसद में पुनर्विचार करने के लिए भेजता है, और अगर संसद फिर से उस बिल पर संशोधित करके या बिना संशोधित किए हुए राष्ट्रपति के पास भेजता है तो इस बार राष्ट्रपति के पास दूसरा विकल्प नहीं है, वो हस्ताक्षर करेंगे ही करेंगे। तीसरा, पॉकेट वीटो। इस मामले में संसद द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति ना तो सम्मति देते हैं, ना तो अस्वीकृत करते हैं और ना ही उसे लौटाते हैं, किंतु एक अनिश्चित काल के लिए बिल को अपने पास रोक कर रखते हैं। अमेरिका में यह समय सीमा 10 दिनों की है। 10 दिनों के भीतर वो बिल वापस भेज देता है, लेकिन भारत में यह समय सीमा बाध्यकारी नहीं है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 112 की। अनुच्छेद 112 में यूनियन बजट की चर्चा की गई है। एक वित्तीय वर्ष में सरकारी आय व्यय का अनुमानित लेखा जोखा बजट कहलाता है। बजट का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। बजट को जब बनाया जाता है तो इसमें कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाता है। पहला है वार्षिकी का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक वर्ष बजट तैयार किया जाना चाहिए। यह एक आदर्श समय है, क्योंकि
एक वर्ष सर्वश्रेष्ठ समय होता है जो विधायिका द्वारा कार्यपालिका को दिया जाता है। दूसरा है विलय अथवा समाप्त हो जाने का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार एक वर्ष में जो मनी अलॉटेड होता है, अगर उसका खर्च ना किया जाए तो ये सरकार के लिए अनुपलब्ध माना जाता है, जब तक कि वो इस मनी को फिर से अगले वर्ष अलॉट ना कर दे। तो इस तरीके से सरकार समय अवधि में कार्य करने के लिए प्रेरित होती है और इस तरीके से ये सिद्धांत जो है बजट पर नियंत्रण रखता है। तीसरा है राजकोषीय अनुशासन। ये सिद्धांत ये कहता है कि आय से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए। अगर आय से अधिक व्यय होता है, इससे वित्तीय घाटा बढ़ जाता है और देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। वहीं आय से कम खर्च किए जाने पर बजट का श्रेष्ठतम उपयोग नहीं हो पाता है। राजकोषीय अनुशासन वित्तीय घाटों को समाप्त करने के साथ साथ फाइनेंशियल सरप्लस को समायोजित करने में भी मदद करता है। चौथा है समावेशिता। यह सिद्धांत यह कहता है कि बजट व्यापक होना चाहिए, इसमें अलग अलग प्रकार का बजट होना चाहिए। एक समावेशी बजट में सरकार का सभी राजस्व और व्यय का लेखा जोखा होना चाहिए। पांचवा है सटीकता। इस सिद्धांत के अनुसार आने वाले वर्षों में कुल खर्च और कुल प्राप्तियों के अनुसार एक अनुमान लगाकर धन का अलॉटमेंट किया जाता है। छठा और आखिरी है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र के सुशासन के 8 संकेतकों में से एक है। यह सिद्धांत यह कहता है कि जो बजट है, बजट के जो आंकड़े हैं वो साफ साफ होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए उसके बारे में। आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।